वेलकम डियर स्टूडेंट। सो इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस पार्ट 2 देखेंगे। बेसिकली हमने नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करेंगे अदर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस के बारे में, जिसमें पहला आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। तो बेसिकली नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन में से ये दूसरा पॉइंट है और आज का हमारा पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, जिसे हम वीक आयोनिक बॉन्ड्स या सॉल्ट ब्रिजेस भी कह सकते हैं। देखिए, अगर सपोज कोई ग्रुप है, कोई सपोज ए नाम का ग्रुप है और वह पॉजिटिवली चार्ज है, और कोई बी नाम का ग्रुप है जो निगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कह सकते हैं, और वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाउएवर, अगर दो स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज है या दो स्पीसीज निगेटिवली चार्ज है, तो उनके केस में रिपल्सिव फोर्सेस ऑब्जर्व होंगे। राइट, सो रिपल्सिव फोर्सेस हमको देखने को मिलेंगे जब सेम चार्ज होगा आयंस के ऊपर या एटम एटॉमिक स्पीसीज के ऊपर। अगर या एटम्स के ऊपर अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सिव फोर्सेस देखने को मिलेंगे। तो हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस में, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। राइट, तो हमारे लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से डेवलप होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस वाटर में ज्यादा स्ट्रेंथ वाले नहीं रह सकते। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन वाटर। वो इसलिए क्योंकि वाटर ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे केस में लो स्ट्रेंथ से प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, जिनकी एनर्जी नियरली 3 to 5 किलो कैलोरी पर मोल रहेगी, और ये काफी कम एनर्जी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस वाटर के प्रेजेंस में बनेंगे। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हम नॉन पोलर एनवायरनमेंट में देखें, राइट, बट इन नॉन पोलर एनवायरनमेंट, वाटर हो गया पोलर एनवायरनमेंट, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ कम रहेगी। लेकिन अगर नॉन पोलर एनवायरनमेंट ले हम, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। नियरली 20 to 50 किलो कैलोरी पर मोल। इसके ऊपर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की रेंज की हम बात करें, तो इट इज बिटवीन 3 to 50 किलो कैलोरी पर मोल। राइट, जिसमें से 3 रिप्रेजेंट करता है आयनिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रो दैट इज वीक आयनिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ व्हेन वी हैव पोलर एनवायरनमेंट, और 50 रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, वीक आयनिक बॉन्ड्स इन नॉन पोलर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रेंज रहेगी फ्रॉम 3 to 50 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ में ले लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस कैसे डेवलप होते हैं। अब सपोज हम कंसिडर करते हैं अमीनो एसिड्स को। सपोज 2 अमीनो एसिड है, फर्स्ट अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड और दूसरा है लाइसिन। सो लाइसिन की आर चेन पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और ग्लूटामिक एसिड की आर चेन निगेटिवली चार्ज रहेगी। राइट, सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो इंटरेक्शंस या अट्रैक्टिव फोर्सेस यहां पर डेवलप होंगे, उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। राइट,
आप दो अमीनो एसिड कंसिडर कर लो, या ऐसा समझो कि ये दो अमीनो एसिड दो डिफरेंट चेन के हैं, और ये दोनों डिफरेंट चेन एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इंटरेक्ट कर रही, राइट। देन नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। जैसे कि सपोज एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दिस इज सपोज सेल 1 एंड दिस इज सपोज सेल 2। तो सेल 1 और सेल 2 ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स। ये मॉलिक्यूलर प्रोटीन एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के थ्रू इंटरैक्ट करेंगे, और इनमें मेजर फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली, ठीक है। मेजर फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वेदर इट इज cell interacting with glycoprotein, virus interacting with glycoprotein, antibody interacting with antigen, which is basically a glycoprotein mostly, lectins, that means these are the proteins that interact with carbohydrate residues, hormone receptor complex का formation, एंजाइम सबस्ट्रेट का या एंजाइम रिसेप्टर का एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, या बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन के साथ सेल के अंदर के रिसेप्टर्स का इंटरेक्शन करना, ये सारी चीजें दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इन सारी चीजों में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इन शॉर्ट हम इसको ऐसा कंक्लूड करते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, तो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिकॉग्निशन होगा, या वी कैन से एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी एंटीजन को, राइट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस का बायोलॉजिकल सिस्टम में मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। देन electrostatic interaction between peripheral protein and membrane lipids। अब इसके लिए सेल बायोलॉजी का एक कंसेप्ट हमें पता चाहिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल दैट वाज गिवन बाय सेंगर एंड निकोलसन। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में ऐसा कहा गया है कि लिपिड का सी रहता है, देयर इज अ सी ऑफ लिपिड, लिपिड का समंदर रहता है जिसमें प्रोटीन तैरते हुए रहेंगे। तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में हमें तीन तरीके के प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम एक्सप्लेन करते हैं हर बार। ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दैट डू नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली। ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह क्रॉस नहीं करते, उन्हें हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट मीन्स the proteins that crosses plasma membrane completely। तो आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ने कंप्लीटली क्रॉस किया है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आगे जाकर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर सकता है या आयन चैनल की तरह काम कर सकता है। थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आपको सीट नहीं मिली, और बस के ऊपर ऐसे सा रॉड प्रेजेंट रहता है, राइट, और आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो। तो बेसिकली आपने क्या किया, अपने एक हाथ से इस रॉड को पकड़ लिया, राइट,
तो ये रॉड माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका हाथ हो गया कोई लिपिड, सपोज 14 कार्बन का लिपिड या 16 कार्बन का लिपिड, और आप हो गए प्रोटीन। तो ऐसा प्रोटीन जो लिपिड के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंकर्ड है, उसे हम लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहेंगे, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन इन केस ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन पेरिफेरल प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, ये मेम्ब्रेन लिपिड हो गया, राइट, इट इज नेगेटिवली चार्ज, पेरिफेरल प्रोटीन की तरफ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट रहे। ठीक है, सपोज ये दो प्रोटीन कंसिडर करो, दिस इंटीग्रल प्रोटीन एंड दिस पेरिफेरल प्रोटीन। तो इस इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा पॉजिटिव चार्ज, पेरिफेरल प्रोटीन के पास सपोज नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में जो इंटरेक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। So not only the interaction between peripheral protein and membrane lipids, but also interaction between integral protein and peripheral protein involves electrostatic interaction, right? Integral protein as well as peripheral protein के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलेगी, राइट? दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंस। नाउ थर्ड, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। सो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कंसेप्ट है, जहां पर हम वी कैन से जीन फिजिकल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हमारे सामने प्रेजेंट है न्यूक्लियोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सपोज आपके पास एक धागा है, इस धागे के ऊपर आपने गांठ बांध दी। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, राइट? अब इस बीड्स ऑन द स्ट्रिंग को आपने क्या किया, कॉम्पैक्ट किया। ठीक है, सुपर कॉइलिंग की इसकी। लेकिन इस बीड को अगर हमने अच्छे से देखा, जो कि न्यूक्लियोसोम कहलाएगा, तो इसमें कुछ वेरियस प्रोटीन्स हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे, और इनके अराउंड रैप है डीएनए, राइट? तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज डीएनए, और डीएनए इज wrapped अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक कोर बनता है। ये हो गया फर्स्ट हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दिस इज सेवंथ एंड दिस इज 8। सो देयर आर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जिनके अराउंड डीएनए wrapped है। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, राइट? सो दिस इज न्यूक्लियोसोम 1 एंड दिस इज न्यूक्लियोसोम 2, राइट? न्यूक्लियोसोम 1 एंड न्यूक्लियोसोम 2। न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिकली कोर के अंदर 4 टाइप्स के, H2A, H2B, H3 एंड H4, राइट? सो कोर में प्रेजेंट है H2A, H2B, H3 एंड H4, और कोर के बाहर प्रेजेंट है H1। ठीक है, इसको हम ऑक्टेमर भी कह सकते हैं, 8 सब यूनिट से बना है, राइट? तो इसे हम ऑक्टेमर भी कहते हैं। सबको हमने मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, मतलब कि टोटल हो गए 8 प्रोटीन्स। ठीक है, 8 प्रोटीन्स और 8 सब यूनिट्स। तो बेसिकली कोर बनता है 8 सब यूनिट्स के, 8 सब यूनिट से, और उसके अराउंड रैप्ड रहता है डीएनए। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए रहेगा उसको हम लिंकर डीएनए कहेंगे, राइट? इस लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएटेड है H1, जिसको हम लिंकर हिस्टोन भी कह सकते हैं, राइट? लिंकर हिस्टोन।
अब देखो, हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन रिच है, एंड अभी अभी हमने देखा है कि लाइसिन इज बेसिकली अ बेसिक अमीनो एसिड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन रिच कंडीशन है, मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन काफी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और डीएनए के बैकबोन में प्रेजेंट रहेगा फॉस्फेट जो कि निगेटिवली चार्ज रहेगा, राइट। तो अगर हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए निगेटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से हिस्टोन और डीएनए के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी, राइट। देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोन एंड डीएनए, जिसकी वजह से अब डीएनए और सुपर कॉइल होगा या कॉम्पैक्ट तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का इंपॉर्टेंस है कि वह डीएनए को, या वी कैन से क्रोमोसोम्स को, और वी कैन से द कंप्लीट जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, क्योंकि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और डीएनए निगेटिवली चार्ज रहते हैं। तो हिस्टोन और डीएनए के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से डीएनए रैप्ड रहेगा अच्छे से। हालांकि इसके बाद का जो पार्ट है वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि हिस्टोन और डीएनए के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। अब ये हो गए अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लिए हमको एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेना पड़ेगा, राइट। सपोज दिस इज डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। अब डीएनए स्ट्रैंड में हमने देख लिया है कि बिटवीन द बेसिस कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। डबल bond between adenine and thymine, triple bond between guanine and cytosine. So these are hydrogen bonds, double hydrogen bonds and triple hydrogen bonds, right? और डीएनए का बैकबोन बना है शुगर फॉस्फेट से, मतलब कि शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, कुछ इस तरीके से बना है डीएनए बैकबोन, राइट। तो बेसिकली मैं यहां पर एक डीएनए हेलिक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। और यहाँ पर जो शुगर रेसिड्यू है उनके साथ एसोसिएटेड है नाइट्रोजन बेसिस, सपोज एडेनिन एंड थाइमिन, और इनके बीच में प्रेजेंट रहेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स या टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। अब फॉस्फेट है निगेटिवली चार्ज, फॉस्फेट क्या है, निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, और अगर निगेटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होनी चाहिए। लेकिन डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट क्यों नहीं होती, राइट। even though there is repulsive forces between phosphate of DNA strands, still we say that DNA is stable. इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। सपोज यहाँ पर एक इंडिविजुअल 1 है, यहाँ पर इंडिविजुअल 2 है, और उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है। इंडिविजुअल 1 ने अपना हाथ लिया, इंडिविजुअल 2 ने अपना हाथ लिया, और उनको एक दूसरे को मतलब कि 1 और 2 ने एक दूसरे को पकड़ा है। और इधर से कोई इंडिविजुअल 3 है जो 1 को इस तरफ खींच रहा है, और इंडिविजुअल 4 है जो 2 को इस तरफ खींच रहा है। अब मुझे बताओ 1 और 2 सेपरेट कब होंगे, जब खींचने वाले फोर्सेस ज्यादा होंगे और 1 और 2 के बीच में फोर्स कम होगा,
लेकिन अगर 1 और 2 के बीच में फोर्स ज्यादा है और खींचने वालों में फोर्स कम है, तो डेफिनेटली 1 और 2 एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। तो यहां पर निगेटिव निगेटिव फॉस्फेट की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स में रिपल्शन तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, इसीलिए डीएनए स्ट्रैंड स्टेबल रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहते हैं, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड स्टेबल रहेगा। तो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है डीएनए। राइट, क्लियर? देन टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को आप ब्रेक कैसे करोगे? मतलब कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को ब्रेक करते हैं, जिसमें पहला आएगा टेम्परेचर। ठीक है, जिस जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस डिसॉल्व होंगे। ठीक है, विल ब्रेक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दिस इज फर्स्ट फैक्टर, जो कि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद का सॉल्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्रेकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। तो अभी अभी हमने देखा है कि पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। राइट, तो बेसिकली सॉल्ट का काम ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को डिक्रीज करते हैं। वो कैसे? नाउ सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ ऐसे। अब हमें ये तो पता है कि फॉस्फोलिपिड जो कि कुछ ऐसा हमने निकाला है, इसका हेड निगेटिवली चार्ज रहता है और ये नॉन पोलर एरिया है। इन शॉर्ट, हेड यह पोलर एरिया रहेगा और टेल नॉन पोलर एरिया रहेगी। सो सिंस हेड निगेटिवली चार्ज है, वहां पर कुछ ऐसे प्रोटीन एसोसिएट हो सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे और इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। राइट, these proteins will never cross plasma membrane completely। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये हो गए निगेटिवली चार्ज हेड, और पेरिफेरल प्रोटीन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस डेवलप होंगी और पेरिफेरल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। लेकिन अगर सपोज आपने सॉल्ट का यूज किया, मतलब कि NaCl का यूज किया सपोज, तो अब इन फॉस्फोलिपिड के साथ NaCl का Na पॉजिटिव आयन ज्यादा स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल प्रोटीन ये बाजू हट जाएंगे। ये देखो, पेरिफेरल प्रोटीन बाजू हट गए और उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है Cl निगेटिव आयन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं Na पॉजिटिव आयंस। तो ऐसा क्यों हुआ कि पेरिफेरल प्रोटीन हट गए और Na पॉजिटिव आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट हो गए? उसके पीछे रीजन ये है कि पेरिफेरल प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स वो एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव आयंस लेस एनर्जी से एसोसिएट होते हैं। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन पेरिफेरल प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड इज लेसर। दैट्स व्हाई जब Na पॉजिटिव इंट्रोड्यूस किया गया, तब Na पॉजिटिव ने फॉस्फोलिपिड के साथ मोर स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की, जिसकी वजह से
पेरिफेरल प्रोटीन वहां से हट गए और साथ ही साथ पेरिफेरल प्रोटीन के साथ Cl नेगेटिव आयन दैट इज क्लोरीन आयंस ने एसोसिएशन कर दिया, जिसकी वजह से अब पेरिफेरल प्रोटीन भी एंगेज हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन से दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस between Na positive and peripheral and phospholipid is more as compared to attractive forces between peripheral protein and phospholipid। ठीक है, attractive forces between Na positive ion and phospholipid is more as compared to attractive forces between peripheral protein and phospholipid। That's why peripheral protein replace हो चुके हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि सपोज हमारे पास डीएनए है, ठीक है, दिस इज डीएनए स्ट्रैंड, और यहां पर हमने सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हमें ये तो पता था कि डीएनए स्ट्रैंड का बैकबोन या डीएनए बैकबोन फॉस्फेट से बनता है, और फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में निगेटिवली चार्ज इंटरेक्शन होती है, मतलब कि रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वह सेपरेट नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपने यहां पर सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि डीएनए स्टेबल हो जाएगा। वो कैसे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपने सॉल्ट इंट्रोड्यूस किया, जो डीएनए है वह स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट की वजह से यहां पर चार्ज शील्डिंग होगा। दैट मीन्स जब हम सॉल्ट डालते हैं तो उसमें से जो Na पॉजिटिव वाला पार्ट है वह इंटरेक्ट करता है फॉस्फेट के साथ, एंड दिस फॉस्फेट इज बेसिकली पार्ट ऑफ डीएनए, राइट? देखो ये रहा फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट, 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 right? So this phosphate is negatively charged. So negatively charged phosphate will interact with positively charged DNA, जिसकी वजह से अब फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वह कम हो जाएगा। ठीक है, द रिपल्सिव फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन these टू फॉस्फेट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से डीएनए स्टेबल हो जाएगा। सो इसको ही हम चार्ज शील्डिंग कहते हैं। डीएनए के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ इंटरेक्ट कर लेता है सॉल्ट के अंदर का Na पॉजिटिव, जिसकी वजह से डीएनए मोर स्टेबल हो जाता है। इसको ही हम इन शॉर्ट चार्ज शील्डिंग कहेंगे। ठीक है, सो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जैसे ही हमने यूज किया सॉल्ट तो चार्ज शील्डिंग की वजह से डीएनए स्टेबल हो गया, राइट? दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। Then let us talk about the third type of non-covalent interaction, which is hydrophobic interaction. And hydrophobic interaction is observed among non-polar molecules. When they are suspended in polar environment. देखो बहुत ही सिंपल है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को समझना। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक रहना चाहिए
और एनवायरमेंट हाइड्रोफिलिक रहना चाहिए। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए और पोलर एनवायरमेंट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऑयल लिया और इस ऑयल को वाटर में डाला। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में सस्पेंडेड है हाइड्रोफोब या ऑयल। ठीक है, तो आपने दो ऑयल ड्रॉपलेट्स डाले पानी में दूर दूर। इमेजिन करो कि ये आपके पास बीकर है। ठीक है, इस बीकर में पानी है और इस बीकर में आपने ऐसे दूर दो ऑयल ड्रॉपलेट्स डालें, राइट, सपोज। तो कुछ देर बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि दो ऑयल ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेशन कर रहे हैं। देयर इज एग्रीगेट फॉर्मेशन। अब उसके पीछे दो चीजें हो सकती है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल या ऑयल मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या वाटर ऑयल मॉलिक्यूल को जबरदस्ती पास में ला रहा है। ऐसे दो इंटरफेरेंस निकलते हैं। मतलब कि ऐसे दो रीजन रह सकते हैं। जो पहला रीजन है कि ऑयल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, वैसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, दूसरा रीजन कि वाटर जबरदस्ती ऑयल मॉलिक्यूल को पास में ला रहा है, ये परफेक्ट रीजन है और इसको ही हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। लेकिन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि एनवायरमेंट पोलर रहना चाहिए और मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहना चाहिए। अगर आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया और उसे नॉन पोलर एनवायरमेंट में रखा, मतलब कि आपने ऑयल में ऑयल डाला, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। या सपोज आपने वाटर में वाटर डाला, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल को ऐड किया पोलर मॉलिक्यूल में, तो भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया और उसे पोलर एनवायरमेंट में रखा, तो आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, राइट। वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये दो ब्लू कलर में लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और रेड कलर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर लिपिड मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट करवा रहा है। वो इसलिए क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट करने की वजह से वाटर की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एंट्रोपी क्या चीज रहती है। सो बेसिकली एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इसका मैं एक आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप यहां पर खड़े हो, सपोज, ठीक है, और मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे पास एक परफ्यूम की बोतल है। ठीक है, जैसे ही मैंने परफ्यूम की बोतल के नॉब को प्रेस किया, यहां से परफ्यूम निकला और परफ्यूम आपको फिर बाद में स्मेल होगा। वो इसलिए क्योंकि डिफ्यूजन नाम की चीज हुई है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हम डिफ्यूजन क्या रहता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट डिफ्यूजन। अब जब डिफ्यूजन हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर करें, तो मुझे बताओ किसके मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडमनेस परफॉर्म करते हैं, मतलब कि किसके मॉलिक्यूल ज्यादा मूव कर सकते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो सबसे कम मूव करेंगे, राइट। मतलब कि सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम रहेगी। फिर बाद में लिक्विड आएगा जिसकी एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा है, और फिर बाद में गैसेस आएंगी जिसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम शुड ऑलवेज इंक्रीज। दैट मीन्स एंट्रोपी की वैल्यू कभी भी बढ़नी चाहिए। दैट मीन्स रैंडमनेस इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, हमने जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट्स को वाटर में सस्पेंड किया, इसकी वजह से वाटर की एंट्रोपी इंक्रीज हुई, वाटर की एंट्रोपी इंक्रीज हुई, सॉरी डिक्रीज हुई, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई। तो वाटर की एंट्रोपी डिक्रीज होने की वजह से अब वाटर ने अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए लिपिड मॉलिक्यूल को एग्रीगेट किया। देयर इज एग्रीगेशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। जैसे ही लिपिड मॉलिक्यूल को एग्रीगेट किया, वाटर की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई और यही एनर्जेटिकली फेवरेबल है। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में मेजर रोल एनवायरमेंट का है। अगर एनवायरमेंट पोलर है, फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर अपनी एंट्रोपी इंक्रीज करने के लिए लिपिड मॉलिक्यूल को एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट करने की वजह से वाटर की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी और वही एनर्जेटिकली फेवरेबल है। ठीक है, बस इसी को हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, राइट। नाउ what are the examples of hydrophobic interaction or what are the importance of hydrophobic interaction? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है मेंटेनेंस ऑफ लिपिड बाइलेयर। सो दिस इज लिपिड बाइलेयर, जहां पर हमने फॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट किया है। ये फॉस्फोलिपिड का हेड हो गया, ये फॉस्फोलिपिड की टेल हो। हेड इज निगेटिवली चार्ज्ड, दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है हेड। तो आप देख सकते हैं कि जो हेड है, दिस इज हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, वह इंटरेक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ये भी हेड ऑफ लिपिड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सपोज दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब कि ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया एक्सोप्लाज्म। अब देखो, वेदर इट इज इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, वाटर यहां पर भी प्रेजेंट है, वाटर यहां पर भी प्रेजेंट है, दोनों तरफ वाटर प्रेजेंट है। और बीच में प्रेजेंट है बाइलेयर, और बाइलेयर इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो वाटर क्या करता है, एंट्रोपी इंक्रीज करने के लिए चारों तरफ से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन परफॉर्म करता है। साथ ही साथ वाटर अंदर के साइड में भी प्रेजेंट है, तो अंदर के साइड का वाटर भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन परफॉर्म करेगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर, जिसकी वजह से हम कहेंगे दोनों तरफ से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कैरी आउट होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होगा, राइट। So this is one of the importance of hydrophobic interaction, which is maintenance of lipid bilayer. अब ये लिपिड बाइलेयर मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है या किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन भी हो सकती है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनको भी मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। देन अनदर एग्जांपल इज प्रोटीन फोल्डिंग। The simple amino acid sequence is nothing but primary structure of a protein, right? Primary structure of protein. अगर प्रोटीन फोल्डिंग हुई तो बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखे हैं, बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स। अब जब ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट और प्रोटीन फोल्डिंग में जाएंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। मोस्ट प्रोटीन्स अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में ही स्टेबल हो जाते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन है जैसे कि हीमोग्लोबिन जो टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी जाएंगे, मतलब कि और प्रोटीन फोल्डिंग परफॉर्म करेंगे और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जाके वे स्टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। अब देखो प्रोटीन फोल्डिंग होते वक्त, सपोज ये प्रोटीन है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो प्रोटीन में अमीनो एसिड रहते हैं जिनके पास हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आर्चिन रहेगी, मतलब कि कुछ अमीनो एसिड नॉन पोलर रहेंगे, राइट, और कुछ अमीनो एसिड पोलर रहेंगे। तो जब ये प्रोटीन फोल्ड होगा तो बेसिकली वह कुछ इस तरीके से फोल्ड होगा कि यह प्रोटीन के जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं वो केयर कोर के अंदर जाके बैठ जाएंगे और जो पोलर अमीनो एसिड रहेंगे वे बाहर की तरफ रहेंगे, पेरीफेरी की तरफ रहेंगे और वे इंटरेक्ट करेंगे बेसिकली वाटर के साथ। ठीक है, तो वाटर पोलर है और ऐसे अमीनो एसिड जो पोलर नेचर के हैं वो पेरीफेरी की तरफ रहेंगे, राइट। पोलर अमीनो एसिड फोल्डिंग के वक्त पेरीफेरी की तरफ रहेंगे और जो नॉन पोलर अमीनो एसिड रहेंगे वे प्रोटीन के कोर में प्रेजेंट रहेंगे। क्योंकि नॉन पोलर अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है, उनको पानी नहीं चलता, तो पानी कम से कम कहां पर रहेगा, प्रोटीन के बीच में रहेगा, तो वहां पर जाके बैठ जाते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। और जहां पर वाटर है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे पोलर अमीनो एसिड, दैट इज हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। सो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो मेजर फोर्स है इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, मेजर फोर्स याद रखो। ठीक है, द मेजर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। Then what are the factors which are affecting hydrophobic interactions? First factor है salt. Salt जैसे कि KCl, NaCl अगर इंट्रोड्यूस कर दिए गए तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे, दे इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। और अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज हो गई तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी इंक्रीज होंगी। राइट, तो अगर हमने सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, सपोज दीज आर प्रोटीन्स, राइट, सपोज दीज आर सोल्यूबल प्रोटीन्स एंड these soluble proteins are basically water soluble। तो हमने वाटर दिखा दिया, ये देखिए वाटर दिखा दिया हमने। नाउ इफ वी ऐड सॉल्ट, हमने सॉल्ट का एडिशन किया, तो सॉल्ट के एडिशन की वजह से जो प्रोटीन है उनका एग्रीगेट बनेगा, क्योंकि जब हमने सॉल्ट को ऐड किया तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई और एंट्रोपी इंक्रीज होने के लिए अब वाटर ने जबरदस्ती इन प्रोटीन को एक साथ मिला दिया, राइट, एग्रीगेट फॉर्मेशन किया। तो इसी प्रोसेस को हम सॉल्टिंग आउट कहते हैं, राइट। ऐसी प्रोसेस जिसमें सोल्यूबल प्रोटीन को सॉल्ट के एडिशन की वजह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या आइसोलेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्टिंग आउट, राइट। सो बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। काफी ज्यादा लेवल के हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स एक जगह एग्रीगेट हो जाते। देन अनदर फैक्टर इज टेम्परेचर।
ओके, अनदर फैक्टर इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरीके से बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। मतलब कि एक टेम्परेचर जहां पर हाईएस्ट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस देखने को मिलेगी आपको। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की ये हो गई स्ट्रेंथ, और इधर हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर रहेगा जहां पर हाईएस्ट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वैल्यू मिलेगी। अगर आपने उससे कम टेम्परेचर किया या उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो बेसिकली वहां पर जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वह डिक्रीज होगी। तो हम कहेंगे कि हमें एक बेल शेप्ड कर्व मिलता है जब हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वी कैन से इन केस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इधर भी स्ट्रेंथ कम होगी, इधर भी स्ट्रेंथ कम होगी, और एक ऐसा टेम्परेचर रहेगा जो कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है जहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हाईएस्ट लेवल की आपको देखने को मिलेगी। नाउ द थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ हाइड्रोफोब। हाइड्रोफोब मतलब कि है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड। हमने अभी अभी पढ़ा है कि फॉस्फोलिपिड में उसका पोलर हेड रहता है और नॉन पोलर टेल्स रहती है। अब सपोज एक फॉस्फोलिपिड कार्बन 16 से बना है और दूसरा फॉस्फोलिपिड सपोज कार्बन 20 से बना है। मतलब कि उसकी जो आर चेन है या असाइल चेन, इट इज मेड अप ऑफ 16 कार्बन, एंड देयर इज अनदर फॉस्फोलिपिड जिसकी असाइल चेन 20 कार्बन से बनी। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन बड़ा है मतलब कि हाइड्रोजन बड़ा है, और अगर हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है या कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है तो बेसिकली हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ रही है। तो जो इंटरेक्शन कार्बन 16 के बीच में होगी उससे ज्यादा इंटरेक्शन होगी कार्बन 20 वाले फॉस्फोलिपिड्स के बीच में, क्योंकि कार्बन 20 मतलब कि ये मोर हाइड्रोफोबिक हो गया, राइट। तो हाइड्रोफोब का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ होगी। अगर हाइड्रोफोब वीक है, हाइड्रोफोब मॉलिक्यूल वीक है तो ऐसे केस में वीक इंटरेक्शन। अगर हाइड्रोफोब मॉलिक्यूल स्ट्रांग है मतलब कि ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी है, ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट है, तो स्ट्रांग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, राइट। फिर अब इसमें भी डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे सैचुरेटेड कंडीशंस कहेंगे, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम अनसैचुरेटेड कंडीशंस कहेंगे। तो सैचुरेटेड कंडीशंस में हम देखने को मिलेगा कि सैचुरेटेड कंडीशंस में ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस देखने को मिलेगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशंस में कार्बन हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कंडीशंस। जहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है वहां पर बेसिकली दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात कि अगर सपोज आपने सेम कार्बन वाले दो हाइड्रोफोब लिए या दो फॉस्फोलिपिड लिए, लेकिन एक में सिंगल बॉन्ड है मतलब कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और दूसरे में सपोज डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में जो सैचुरेटेड कंडीशन वाला है मतलब कि जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू द फॉस्फोलिपिड विथ डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से बेंड या किंक प्रोड्यूस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई जो इंटरेक्शन है बिटवीन द चेन्स वो कम होगी। ठीक है, ये देखिए इंटरेक्शन बिटवीन द चेन्स यहां तक हो रही है, लेकिन यहां पर इंटरेक्शन सिर्फ आधी हो रही है, मतलब कि हाइड्रोफोबिसिटी डिक्रीज हो रही है। ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि सपोज एलिफेटिक आर चेन है और एरोमेटिक आर चेन। अगर एलिफेटिक आर चेन है तो डेफिनेटली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन केस ऑफ एलिफेटिक आर चेन, मतलब कि जो आर चेन कार्बन कार्बन से बनी, वह ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी दिखाएगी एज कंपेयर टू ऐसी आर चेन जिसमें बेंजीन रिंग है।
ठीक है, तो बेंजीन रिंग की वजह से हाइड्रोफोबिसिटी लेस ऑब्जर्व होगी, लेकिन अगर आर चेन में कार्बन बॉन्ड कार्बन है तो ऐसे केस में ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी देखने को मिलेगी। और तीसरा फैक्टर है लीनियर आर चेन है कि ब्रांच आर चेन है, राइट, लीनियर आर चेन और ब्रांच आर चेन। तो देखो लीनियर आर चेन में ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू ब्रांच्ड आर चेन। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बिटवीन दीज आर चेन्स पैकिंग काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो पैकिंग सिर्फ यहां तक हो रही है, जैसे कि इसमें ज्यादा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर दिखाएंगे लीनियर आर चेन, राइट। So that was all about the hydrophobic interaction, which is third type of non-covalent interactions. Now the last type of non-covalent interactions is van der Waal interaction. Van der Waal interactions ये एक universal type of interaction, right? It is an universal type of interaction. जहां जहां पर एटम्स प्रेजेंट है वहां वहां पर वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस देखने को मिलेगी, और इसके लिए कोई भी स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं रहती। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट क्या थी कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए कंपलसरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में सिचुएशन क्या रिक्वायर्ड थी कि एक मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज रहना चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल निगेटिवली चार्ज रहना चाहिए, या पहला एटम पॉजिटिवली चार्ज रहना चाहिए, दूसरा एटम निगेटिवली चार्ज रहना चाहिए, राइट। और अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की बात करोगे तो हमने ये कहा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहना चाहिए और एनवायरमेंट पोलर रहना चाहिए। तो इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती है, इसलिए इनको हम स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहेंगे, राइट। दीज आर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। बट in case of van der Waal interactions, right, in case of van der Waal interactions, there is no such requirement or specific conditions required for occurrence of these we can say interactions. Van der Waal interactions between two atoms always present रहेंगे, फिर वो atoms कौन से भी रहो, जहां जहां पर एटम है वहां वहां पर वैन डर वाल इंटरेक्शंस देखने को मिलेगी, और सारी चीजें एटम से बनी, मतलब कि वैन डर वाल फोर्सेस यूनिवर्सल। इन चारों में से सबसे वीक इंटरेक्शन मतलब कि वैन डर वाल इंटरेक्शन सबसे वीक, और इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये एनहांस करता है स्टेबिलिटी को, ठीक है, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को यह एनहांस करता है, इससे ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब वैन डर वाल कांटेक्ट डिस्टेंस क्या रहता है? अब देखो, ये हो गया एटम 1, ये हो गया एटम 2, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम 1, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम 2, और एटम 1 और एटम 2 के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एटम्स अगर दूर प्रेजेंट है तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करेंगे, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा पास में आ गए तो इनमें रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि सपोज ऐसे दो एटम्स है तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे, फिर ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर आएंगे जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम होंगे, लेकिन इससे ज्यादा अगर पास में आने की कोशिश की इन्होंने तो ये रिपेल कर लेंगे खुद को, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज्यादा पास में आने की कोशिश की इन्होंने तो ये दो एटम खुद को एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अब सवाल ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों डेवलप होते हैं? तो बेसिकली एटम 1 का न्यूक्लियस एटम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, एटम 2 का न्यूक्लियस एटम 1 के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम 1 और एटम 2 एक दूसरे की तरफ आएंगे, फिर बाद में इनमें
सपोज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गई, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एक सेफ डिस्टेंस तक आ गए वो, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम। ठीक है, इन दोनों एटम्स के बीच में ऐसा डिस्टेंस है जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम है। ठीक है, अब जैसे ही इस डिस्टेंस को क्रॉस करके और पास में आने की कोशिश करेंगे दोनों एटम्स, तो इन दोनों एटम्स के पास अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होंगे, जिसकी वजह से दोनों एटम अब सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एटम सेपरेट हो जाएंगे। फिर बाद में फिर से इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे, फिर से ये पास में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हद से ज्यादा पास में आए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करके दोनों एटम को सेपरेट कर देंगे। तो वैंडरवॉल कांटेक्ट डिस्टेंस बेसिकली वह डिस्टेंस है जिसमें एटम ए और एटम बी के बीच में सेफेस्ट डिस्टेंस प्रेजेंट है, राइट। सपोज दिस इज एटम ए एंड दिस इज वी कैन से एटम 1 और एटम 2। तो दोनों के बीच में अपनी अपनी रेडियस है और इन दोनों की रेडियस को मिला के बनती है वैंडरवॉल्स कांटेक्ट डिस्टेंस। So van der Waal contact distance can be defined as the distance between two atoms where there are maximum repulsive, maximum attractive forces and minimum repulsive forces. ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो वो पास में आने की कोशिश करेंगे, और कम से कम अगर रिपल्सिव फोर्सेस है तो कम से कम दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि इन शॉर्ट पास में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी दो एटम्स को वैंडरवॉल कांटेक्ट डिस्टेंस से भी और पास में लाने की हम कोशिश करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे दो एटम्स सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यह है वैंडरवॉल कांटेक्ट डिस्टेंस और या वैंडरवॉल इंटरेक्शन। तो इसको और अच्छे से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इमेजिन करो कि एक ऐसा कांटेक्ट डिस्टेंस है जो कि बेसिकली फेवर करता है दोनों एटम्स का इंटरेक्शन, लेकिन उस डिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो फिर बाद में रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल रूममेट्स, ठीक है, आप और आपका रूममेट, तो एक आप और आपका रूममेट ये दो एटम्स हैं कंसिडर करो। तो ये दोनों अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, लेकिन अगर इनकी प्रायोरिटीज क्रॉस हो रही होंगी तो फिर बाद में जो क्लैशेस है वो डेवलप होंगे रूममेट 1 और रूममेट 2 में, राइट। मतलब कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कि ये तेरा एरिया है, यहाँ पे तू काम कर, यहाँ पे मैं काम करूंगा, लेकिन अगर तू मेरे एरिया में आया तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो रूममेट 1 और रूममेट 2 में कुछ कुछ कॉमन रिसोर्सेस को लेकर एक वी कैन से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर कोई क्रॉस करे उन रूल्स को तो फिर उन दोनों में झगड़े हो जाते हैं, राइट। तो उसी तरह अगर दो एटम्स के बीच में अगर हम रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द रिपल्सिव फोर्सेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जीरो से ऊपर है अट्रैक्टिव फोर्सेस और जीरो के नीचे है रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, अब सपोज दो एटम्स डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनके बीच में डेवलप होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये बेसिकली जैसे जैसे पास में आएंगे वैसे वैसे क्लोज आते जाएंगे, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये क्लोज आएंगे। फिर बाद में ऐसा कंसिडर करो कि ये पास में आ गए हैं, ठीक है, पास में आ गए हैं। अब वे और पास में आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स होंगे एंड दैट विल रिजल्ट इनटू सेपरेशन ऑफ दिस टू एटम्स।
मतलब कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्राफ के थ्रू, कि कुछ इस तरीके से उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम ज्यादा होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमारे सेट एग्जाम में नहीं आने वाले, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये ग्राफ लिख ली, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि पहली नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है उसको पिछले लेक्चर में समझ लिया, और रिमेनिंग 3 नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस को यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है, समझ लिया है। देन लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, राइट। क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप होगी। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। The dominant interactions that drives a water soluble protein to fold is, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग की बात की जा रही है। तो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन को अगर फोल्ड होना है तो उसके पीछे एक ही इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, विच इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हमारा आंसर क्या रहना चाहिए? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। देन क्वेश्चन नंबर 2, amphipathic molecules may spontaneously assemble to form micelle or bilayer in water solution through the formation of। इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करके समझो कि बेसिकली बाइलेयर का फॉर्मेशन करना है, राइट। हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइलेयर को, और बाइलेयर के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट रहना चाहिए? वाटर प्रेजेंट रहना चाहिए। तो बाइलेयर का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कौन सी इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ये इस क्वेश्चन का सेंस है। तो एक ही इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है बाइलेयर को, बाइलेयर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, एंड इट इज नथिंग बट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अब यहाँ पर हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस क्यों दिया है? अब देखो, जाहिर सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल जो कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, एक ऑक्सीजन से बना है, तो उसके पास 2 पोल है, पॉजिटिव पोल एंड निगेटिव पोल। और हमने कहा कि फॉस्फोलिपिड का हेड निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज हेड इंटरेक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, मतलब कि वहां पर हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन हो रही है, राइट। और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो वाटर से दूर रह रही है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। तो इन चारों में से सबसे करेक्ट आंसर तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स का तो प्रोटीन फोल्डिंग में कोई रोल नहीं है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं है, और आयनिक बॉन्ड्स का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर रहना चाहिए हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन हेड्स एंड वाटर मॉलिक्यूल, phospholipid head and water molecule। और hydrophobic interaction is that is because of the non-polar fatty acid chains and water molecules। तो water molecule जो बाइलेयर है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स बाइलेयर के ऊपर वह प्रोड्यूस करेगा। देन talking about the third question, what is the force among the following that is primarily responsible for stabilizing tertiary structure of globular protein? ठीक है, वो कौन सा फोर्स है जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबल करता है? तो हमने ये देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल, और सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कौन करेंगे? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। अब देखो यहाँ पर सिंस पूछा गया है कि टर्शरी स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ये तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, राइट। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब कि जब प्रोटीन फोल्ड होगा, ठीक है। ये देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, अब सपोज टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है?
हाइड्रोफोबिक इफेक्ट या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, राइट। देन द क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम सेट 2013, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है यहाँ पर 2013 की सेट एग्जाम में। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय वेरियस इंटरेक्शंस, और उन सारी इंटरेक्शंस को हम कहते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। ठीक है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और वैन डर वाल इंटरेक्शन आते हैं। विच इज द वीकेस्ट इंटरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग? अब इनमें से वीकेस्ट इंटरेक्शन कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड तो सबसे स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग बॉन्ड्स में आता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये सब स्ट्रांग बॉन्ड्स हैं जिनको हमने कोवेलेंट बॉन्ड के अंडर पढ़ा था। अगर रही बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वैन डर वाल इंटरेक्शन की, तो इनमें से सबसे वीक रहेगा वैन डर वाल इंटरेक्शन। हमने वैन डर वाल इंटरेक्शंस को पढ़ते वक्त एक पॉइंट देखा था कि दीज आर द वीकेस्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शंस, राइट। तो इन सारे ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा वैन डर वाल इंटरेक्शन विच इज द वीकेस्ट इंटरेक्शन, राइट। तो यहां पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, कंसेप्ट भी देख लिया, और कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी कर ली, जिसकी वजह से हमारा कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप होगा, राइट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।